स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने पार्ट सेकंड में है। हमारा चैप्टर वही पुराना है, चैप्टर थर्ड है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सो लास्ट अगर मैं प्रीवियस पार्ट का आपको एक बार रिवाइज करा दूं इस पार्ट को शुरू करने से पहले, तो लास्ट प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है, ऑलमोस्ट बल्कि ये समझ लीजिए यही चैप्टर है, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा टर्म 1 के लिए। एंड उसके लिए भी, उसमें से भी मैंने टाइम निकाल के बीच में आप लोगों के लिए टर्म 1 के रिलेटेड एमसीक्यू की वीडियो भी बनाई है, या फिर 1 मार्क्स बोल लीजिए, एमसीक्यू छोड़िए 1 मार्क्स बोल लीजिए प्रिपरेशन के लिए। एक बार जाके उसे देख लीजिए और दोनों वीडियो का, यानी इससे प्रीवियस वाली पार्ट एंड उस वीडियो का जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दे दिया है। आप जाके जरूर देख लीजिए, एक बार तो देख लीजिएगा, वरना आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देंगे टर्म 1 के प्रिपरेशन के लिए। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर। देखो मैंने 2 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड किया था, है ही 2 पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या था, यानी रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या रोल था दोनों के बीच में, या दोनों को क्या रोल था। उसके बाद भी मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हम 2 पार्ट से पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में मैंने क्या क्या बताया था, अगर जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। इसलिए बोल रही हूँ चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको क्या क्या बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कंपनी एंड ऑलमोस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इस तरीके के 5-6 पार्ट जो हमने प्रीवियस चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं वो था। एंड अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करूँ तो पब्लिक सेक्टर में हम सिर्फ 3 ही पार्ट पढ़ने वाले थे। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो मैं आपको करा दूंगी। सेकंड है पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो इससे नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, पार्ट 3। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट हमारा ग्लोबल सेक्टर, यानी ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो वो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है इन 2-3 टॉपिक्स में, लेकिन इसके आगे भी 2-3 बचते हैं, यानी कंपनी बचती है, ज्वाइंट वेंचर बचता है, गवर्नमेंट कंपनीज है, ये सब हमें पढ़ना बाकी रहेगा। ऑलमोस्ट मैं तो कहती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बोलते हैं ना चैप्टर में कुछ तो और है, तो वो ज्वाइंट वेंचर, कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इस टाइप के टॉपिक अभी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वो भी हमें पढ़ने हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं, ये क्या है, ये पार्ट है पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, यानी पब्लिक हमारा जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, ये माना जाता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के अंडर में, इसके जितने भी फाइनेंस वगैरह सारी चीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इसके एम्प्लॉयज़, इसकी सर्विसेज, ये क्या क्या काम करेगा, कैसे सैलरीज दी जाएगी, क्या रेमुनरेशन होगा, किस फेस्टिवल पे कितनी छुट्टी होगी, कैसे होगा, टाइमिंग क्या होगा ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का, यानी काम करने का और फिर छुट्टी होने का, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ये इसका गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, जो फंड भी आता है ना पब्लिक से, वो भी गवर्नमेंट का पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में होने के बाद वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट ही इसको सेंट्रलाइज करती है, कहाँ इसको इन्वेस्ट करना है, कितना एम्प्लॉयज़ में बांटना है, कितना एम्प्लॉयज़ को सैलरी के रूप में देना है, कितना ऐसा रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करता है। ठीक है, तो वहाँ पर सारे जो फंड्स होते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं और हर चीज़, यानी रेमुनरेशन, एम्प्लॉयज़ को कैसे एग्जाम, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं वो सब कुछ वही गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या रिजल्ट होगा, कैसे कितनी वो निकलेगी वैकेंसीज, कितनी कब एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स में कितनी मार्क्स के लाके, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें जो होती हैं एक कंपनी में या एक किसी चीज़ को चलाने के लिए, डिसीजन मेकिंग और पैसे को मैनेज करना, फंड मैनेज करना, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और सारी चीज़ें, पेपर वर्क, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करता है ओवरऑल। मैं बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की, अभी तक हमने बात की थी इसकी फीचर्स की। ठीक है, अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डीयू, यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहला है हमारा इजी फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत इजी है। देखो, हमें मगजमारी करनी नहीं है, गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत तो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में है तो गवर्नमेंट तो अपने तरीके से इसको खोल ही सकती है। सेकेंड है इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का कंट्रोल होता है। पब्लिक रेवेन्यू, जो पब्लिक रेवेन्यू आता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, वो बहुत सेफ हाथों में है, क्योंकि ये सीधा जाता है, मैंने जैसे बताया पार्लियामेंट, स्टेट एंड पार्लियामेंट भी जाता है, फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं इसको कैसे करना है, और वहाँ तो कोई चीटिंग हो ही नहीं सकती, जितना जितने हिस्से में है उतना तो सबके पास आना ही आना है। तो पब्लिक रेवेन्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है, पब्लिक रेवेन्यू बिल्कुल सेफ है।
सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब है सीक्रेट। यहाँ पर गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं, जो आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट की जो, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे कोरोना में लॉकडाउन लगने वाला था, तो कोरोना में जब लॉकडाउन लगने वाला था तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने तरीके से ह्यूमन, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बात पता है कमी क्या है हमारे इंडिया के, मैं ये चीज़ बोल देती हूँ, यहाँ पर हर चीज़ का एक ह्यूमर बना के उसे फैला दिया जाता है, चाहे वो रियल बाद में वो खुलती है। एक बार ऐसा हुआ था 2019 के, अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, रिजल्ट छोड़ो, जब एग्जाम, 2 एग्जाम रह गए थे, बिजनेस और हमारा कॉमर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो बिजनेस एंड हिंदी रह गए थे हमारे एग्जाम। तो हुआ क्या था, उस टाइम पर वेट कर रहे थे बच्चे कि कोई एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ आए, कोई एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ आए, या तो कैंसिल हो या फिर हो ही जाए, इस तरीके की न्यूज़ का वेट कर रहे थे। इतने में बीच में एक फेक नोटिस आ गया, बिल्कुल रियल सीबीएसई का लग रहा था, बिल्कुल रियल। उसके बाद आप सुनेंगे तो आप हैप रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे, तो वो बिल्कुल रियल लग रहा था। तो बच्चों ने देखा, बच्चों को ये लगा, उसमें था क्या कि एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, जब तक कोई डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से नहीं आया था। आप सुन लीजिए, 4-5 दिन हो गए, जो यूट्यूब पे चैनल्स थे उन्होंने भी ये, क्योंकि रियल लग रहा था बिल्कुल, फिर बहुत सारे लोगों ने टाइम लेके यूट्यूब पे चैनल, फिर मीडिया की बात सामने आई, और सीबीएसई वाले जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, उनके सामने बात आई कि इस तरह का कोई फेक नोटिस फैला हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उस पर फेक का थप्पा लगा दिया, और अपने ट्विटर अकाउंट और सब जगह उन्होंने यही मेंशन किया कि ये फेक नोटिस है, ये फेक हमारा एग्रीमेंट है, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई है, और अभी डिसीजन मेकिंग आने में 5 से 6 दिन है, आप लोग वेट करिए, जो भी होगा अच्छा होगा। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस तरीके का कुछ लिख के डाला था। तो अब बताइए कितना बड़ा ह्यूमन, मतलब बच्चों, हार्ट बीट रुक गई थी बच्चों की, जो टॉपर्स हैं, जिनको एग्जाम्स देने थे, उनके साथ तो गलत हुआ ना। चाहे भले एग्जाम बाद में नहीं हुए हैं, लेकिन सीबीएसई ने बाद में मौका दे दिया था, वो तो ये था, ठीक है, बाद में भले ही उन्होंने एक तरीके से रद्द कर दिया एग्जाम की, जिसकी मर्जी, जिसे रिजल्ट अनफेयर लगेगा, जिसे रिजल्ट में कोई कमी लगेगी, वो दोबारा एग्जाम दे सकता है, लेकिन एक बार को उन्होंने एग्जाम कैंसिल टाइप से ही कर दिए थे। लेकिन उससे पहले तो नहीं करे थे, उससे पहले तो कोई डिसीजन आया ही नहीं था। तो ये मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी मैटर, जब तक पीएम मोदी के साथ हमारे सीबीएसई रमेश पोखरियाल जी की मीटिंग नहीं हो गई थी, मीडिया भी अपनी तरफ से ये बोले जा रही थी कि अभी तक डिसीजन नहीं आया, अभी तक डिसीजन नहीं आया, आने वाला है, आने वाला है। और जब मीटिंग फाइनल हो गई और बैठक खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने खुद आके बाहर जब बोला, तब बात सबको पता चली। तो सीक्रेसी होती है, हर मैटर में सीक्रेसी होती है, खासकर से चाहे उसे मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन हो या फिर जीएसटी वाला मैटर हो, कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, सीक्रेसी हमेशा मेंटेन रहती है पब्लिक सेक्टर के यानी गवर्नमेंट के मैटर्स में, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया कोई छेड़खानी नहीं होती, तो कोई मिसयूज भी नहीं कर सकता, ना कोई चुरा सकता, ना कोई अपना कुछ कमीशन ले सकता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सीधा वहां जाता है, उसके बाद वहां से सबके हिस्से का आता है, ठीक है। तो जो फंड्स का यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉयज को जितनी सैलरी बन रही थी उतना उन्हें दे दिया, अपना जितना हो रहा था वो रख लिया, बाकी पब्लिक के लिए अच्छा से अच्छा संभाल के फंड रखते हैं गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट जो होती है हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना लग रहा है या फिर इस गाँव में कितना देना है। पता है, आपको पता है, जो गांव के पंचायत होते हैं या जो भी बनते हैं, हर जिले के, हर गांव के, हर उनके पास कुछ ना कुछ फंड आता है, चाहे वो भले ही मैं ये कहूँ वो उस फंड को बिल्कुल भी हमारे वेलफेयर में नहीं लगाते, लेकिन फंड गवर्नमेंट देती है गवर्नमेंट फंड, वो अपनी तरफ से पूरा फंड देती है, ठीक है। तो फंड्स का क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है उनकी तरफ से, बीच में कोई भी कुछ भी कर दे, ठीक है। तो ये हमारा मेरिट्स थे। अगर कोई भी पॉइंट स्टूडेंट नहीं समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आना जरूरी है। देखो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू जब भी आएंगे जब आपको एक एक वर्ड और एक एक लाइन क्लियर होगी, वो मैं चाहती हूँ आपको हो जाए। बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डीयू यानी डिपार्टमेंट इनके इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं काफी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनका इंटरफेरेंस, बहुत इंटरफेरेंस होता है, हर चीज़ में इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि उन्हीं की चलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक एम्प्लॉय है वो अपनी मनमर्जी का अपना कुछ फ्री डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, चाहे वो वेलफेयर के लिए करना चाह रहा हो, क्योंकि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, तो इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक इंसान बंधा हुआ से होता है, अगर मैं इसका देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक इंसान बंधा, अगर मान लीजिए हम हैं और हम जैसे मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, अब हमारे बिजनेस में हमारे ऊपर कोई सीनियर आके बैठे बोले कि मैंने पैसे लगाए हैं और मेरे कंट्रोल में होगा, मेहनत सारी हम कर रहे हैं, काम सारा हम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग वो कर रहा है, कहीं ना कहीं
हम कुछ करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बंधे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे भले आइडिया हमारा हो बिजनेस का या उसमें कोई भी काम हो रहा है वो हमारे उससे हो रहा हो, लेकिन किसकी चलेगी, उसकी चलेगी, और हम बंधे हुए हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की बहुत कमी होती है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट, आपने सुना होगा पब्लिक सेक्टर वाले, यानी जैसे मैं मान लीजिए बैंक की बात करूँ, बैंक सबसे बड़ा इसका उदाहरण कह सकते हैं। आप नोटिस करेंगे जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई हमारा कैनरा बैंक है, इनकी काम की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। ये मतलब काम ऐसे करते हैं कि आपको अर्जेंटली चाहिए, लेकिन 10 दिन इनको पक्का लगाने लगा। 10 दिन तो मैंने फिर भी पहले बोलते हैं, 1 महीने से ज्यादा इनको पहले काम करते ही नहीं है। वो बात है किसी को अगर किसी की अप्रोच हो या किसी को बहुत ही कोई अच्छा एम्प्लॉय हो बैंक में जो समझ जाए कि इंसान की नीड है, तो वो भले ही काम करा दे, नहीं तो काम जल्दी से नहीं होता। ये रियलिटी बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, मेरी तरफ से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, ठीक है। तो इनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता क्योंकि इनको पता है तुम्हारे महीने के एंड में या महीने की स्टार्टिंग में एक बंद कर जितनी भी 1 लाख है, 90,000 है, 80,000 है, 50,000 है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। वो तो अलग अलग पोस्ट, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उनकी ज़्यादा होती है। तो वो सैलरी आएगी आएगी आएगी, उनको पता है आएगी आएगी, चाहे तुम अच्छा काम कर लो, चाहे तुम बुरा काम कर लो, चाहे तुम स्पीड कम कर लो, चाहे तुम बहुत ही अच्छा काम कर लो, तुम्हें अवार्ड नहीं मिलेगा, तुम्हारी सैलरी इतने टाइम में आई जानी है और तुम्हें छुट्टी भी होली दिवाली मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन होता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एंड वर्क स्पीड। तो वहां पर क्या होता है, उनके काम को देख के, उनकी कैपेबिलिटीज को देख के प्रमोशन होता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि एज में बड़ा है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज मैंने देखी, एज में बड़ा है, पहले इसने ज्वाइन किया था जॉब, ये इसका पहले प्रमोशन होना चाहिए। वहां पर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं देखा जाता, मैं रियल बोल देती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हर इंसान के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि वहाँ पे एज का तो मतलब होता नहीं है, ना एजुकेशन का मतलब होता है। जिसमें टैलेंट है वो बंदा आगे जाएगा, और मुझे इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बेस्ट लगता है, ठीक है। तो मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी होती है क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा जो है मनी भी आनी है और तुम्हें जो तुम्हारी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलनी है वगैरह वगैरह। तो इसलिए उनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होता, और उनके यहाँ पर जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता वहाँ मोटिवेशन नहीं होता। इनके यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे एक बिजनेस का मान लीजिए, बिजनेसमैन को पता है कि अगर तूने एफर्ट नहीं लगाए, तूने अगर अपने बिजनेस को 15 से 20 घंटे नहीं दिए, तो तेरा बिजनेस में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो वहां पर यहाँ पर रिलेशन ऐसा कुछ नहीं, रिवॉर्ड और एफर्ट और रिवॉर्ड का कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। बिजनेस में क्या होता है कि अगर उसने एफर्ट किया तो उसका रिवॉर्ड 100% आना है, चाहे लेट आए चाहे जल्दी आ जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो एफर्ट लगाए ना लगाए उसकी फिक्स है भैया सैलरी। इसलिए लोगों को पता है गवर्नमेंट सेक्टर पसंद होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बार हमारी जॉब लग जाए, हमारी फिक्स इतनी आनी है नहीं। बट मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती। अगर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा है मेंटली और फिजिकली, तो उसका जीना बेकार है। और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में इंसान मेंटली ग्रो करता ही नहीं है। फिजिकली तो मैं क्या बोलूँ, मैं फिजिकली करते हैं, सभी करते हैं, मेंटली ग्रो नहीं करता है, क्योंकि जो काम ऊपर से आ गया आपको वही करना है। जो आपको एक बार ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है आपको वही करना है, ना तो आपको कोई आइडिया देना है, ना आपको कोई क्रिएटिविटी करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं। थर्ड पॉइंट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है इनएफिशिएंट, पता है क्यों? क्योंकि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है कि फ्रेश ब्लड के पीछे भागते हैं, यानी जो 20, 22, 23, 24 साल के जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनके पीछे ज्यादा रहते हैं। लेकिन जहाँ पर क्या होता है कि सारे ओल्ड एज के होते हैं, एंड यहाँ पर एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर एग्जाम्स के उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाता है, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं होती है, और इतना स्मार्ट स्किल्ड हाई स्किल्ड वाला स्टाफ नहीं होता है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। एक अच्छा स्किल्ड वर्कर और एक अच्छा एफिशिएंट, जिसको अच्छी नॉलेज हो, हाई स्किल्ड वाला बंदा हो, वो डिपार्टमेंट में नहीं होता। यहाँ पर सारे नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने रेगुलरली वही काम करते हैं, जो जिन्होंने जब ज्वाइनिंग के टाइम पे जो काम किया था और जब तक रिटायरमेंट है वो वही काम करते हैं, और उनको उसी काम की आदत पड़ जाती है। उनको कोई ट्रेनिंग अलग से पहले जो दी जाती है स्टार्टिंग के 9-10 महीनों में, वही ट्रेनिंग उनकी पूरी लाइफ टाइम वही काम करते हैं वो। तो स्टाफ कैसा होता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे कोई एक अच्छा एफिशिएंट लोग नहीं होते हैं, ना काम इतना इफेक्टिवली होता है, बिल्कुल शार्प स्किल वाले लोग भी नहीं होते हैं। फोर्थ है रैट टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रैट टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी का मतलब है यहाँ पर कोई धोखाधड़ी होती है, क्योंकि देखो
एक बात होती है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा इंसान कर जाता है क्योंकि एक पोस्ट का फायदा उठा लेता है, एक रेपुटेशन, एक पोजीशन का फायदा उठा लेता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर लोड होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर। वो सारी फॉर्मेलिटीज उनकी यही जवाब देने में निकल जाती है, वही उसने वो सवाल पूछ लिया, पब्लिक का ये क्वेश्चन आया। डायरेक्ट टैपिज्म का मतलब है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सबको सुननी होती है। यहाँ पर किसी एक इंसान का डिसीजन मेकिंग नहीं चलता है और एम्प्लॉयज़ की तो यहाँ पे कमी चलती है। तो जो भी डिसीजन मेकिंग आता है ऊपर से बन के आता है और सब आपस में डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करने में एक एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रह जाता है। वो पेपर वर्क ही करता रह जाता है, उसके ऊपर वही बहुत सारा लोड होता है। वो पेपर वर्क करता है और 1000 तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देता है। पार्लियामेंट से जो नोटिस आया है, जो संदेश आया, उसको भी उसे कंप्लीट करना है। मतलब 1000 तरीके के यहाँ पर वो पेपर लोड के वर्क में चक्कर में फंसा रहता है और डिसीजन मेकिंग बहुत लेट होता है। यहाँ पे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हमारी जो पोजीशंस होती हैं उनका भी कुछ कई बारी थोड़ा सा फायदा उठाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, ये हमारी आज की वीडियो थी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में, जिसमें हम पब्लिक कॉर्पोरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने वो छोड़ दिया तो आप इस टॉपिक में से भटक रहे हैं और आप बिल्कुल भी 10 नंबर का पूरे चैप्टर का वेटेज है और आप ये मान लीजिए आप 3 से 4 नंबर अपने खो देंगे उस टॉपिक को ना पढ़कर। तो उसे वीडियो को देखना ना भूलें। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट रह गया तो वो भी बता दीजिए। एंड अगर आप ओके है बिल्कुल तो ऐसे थंब करके दिखा दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको वीडियो ओके हो चुकी है। तो हमारे चैनल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी स्टूडेंट्स कि हमारे चैनल पे नोट्स की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हैंडमेड नोट्स है, 24 आवर्स के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बट शर्त है ईमेल से कांटेक्ट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेंशन है, आप किसी पर भी। और बाकी कमेंट सेक्शन तो आपका है ही है, वहाँ तो आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी हमसे डिमांड कर सकते हैं एंड आप कुछ भी वहाँ पे हेल्प हमसे ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।